11th क्लास, कैसे हो सभी? आज अपन ऑनलाइन क्लास में पहला जो अपना पाठ है प्रेमचंद का नमक का दरोगा, उसको पढ़ेंगे। वीडियो लाइव क्लासेस के माध्यम से अपना पद्य भाग चल रहा है, ये आपको पता ही है। कुछ बहनों को जानकारी नहीं है तो अपने कांटेक्ट में जितनी बहनें हैं उनको अपन बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पुस्तक परिचय अपन ने लास्ट क्लास में कर ही लिया था कि आपका सिलेबस क्या है, गद्य में कितने चैप्टर है, पद्य में कितना चैप्टर है, सेकंड बुक आपकी वितान है उसमें क्या है, व्याकरण का पोर्शन आपको बताया था और नंबर डिवाइडेशन है, सारा कुछ आपको अपनी लास्ट क्लास में अपन ने ये सब काम किए ही थे। अब अपन अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर आपका है, आपके लेखक है प्रेमचंद और आपकी कहानी का नाम है नमक का दरोगा। ये प्रेमचंद की कहानी है। तो सर्वप्रथम अपन ये बात तो माने कि लेखक परिचय और कवि परिचय अथवा में आएंगे, लेकिन अपन को पढ़ने तो दोनों ही हैं। लेखक परिचय अपने जब अपन व्याख्या करते हैं तो अपन को चैप्टर का नाम और लेखक का नाम कंठस्थ होना चाहिए। वहाँ भी 1/4 से ये नंबर डिवाइड रहते हैं कि आपने लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखा है, अपने पाठ्य पुस्तक का नाम लिखा है क्या, इस बात का अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो फिर देखिए आप, जब अपना ये सर्वप्रथम अपन लेखक परिचय पढ़ते हैं। आपके लेखक प्रेमचंद है, इनका मूल नाम है धनपत राय। इनका जन्म 1880 लम्हे गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। इनकी रचनाएं देखो, मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे लेखक कवि हैं जिन्होंने गद्य पद्य दोनों विधाओं में रचनाएं की है। जैसे देखो, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सारे इनके उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में, गुप्तधन, कहानी संग्रह है। अब करबला, संग्राम, प्रेम की देवी इनके नाटक है और कुछ विचार विविध प्रसंग भी है, इनके निबंध संग्रह है। ध्यान करना, इनकी मृत्यु हुई थी सन 1936 में, ठीक है। इतनी अपन ने जानकारी ली है। अब आगे देखिए, प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं, ठीक है ना। ये इनकी एक विशेषता हो सकती है कि प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता है, ठीक है। बचपन में ही माता पिता का कोई साया नहीं रहा है, गरीबी के कारण में अभावग्रस्त रहे हैं। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे BA तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में MA करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन करने के लिए नौकरी करनी पड़ी। बात आई ना ध्यान में। सरकारी नौकरी भी की मिली, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। बात आई ना ध्यान में कि इन्होंने नौकरी तो की, सरकारी नौकरी मिल भी गई थी, लेकिन ये गांधी जी के संपर्क में आने से असहयोग आंदोलन में क्या है, इन्होंने भाग लिया। उस कारण इनको क्या है, नौकरी छोड़नी पड़ी थी। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य इन्होंने सुचारू रूप से करते रहे। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया है, जिसमें यथार्थ और आदर्श दोनों ही है। बात आई ना ध्यान में। ये अपन ने क्या है, प्रेमचंद का परिचय स्टार्ट किया है। अब आगे देखिए उन्होंने क्या किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, ये प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद की पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास भी विधा और कल्पना को रुमायनीति की धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया है। बात आई ना ध्यान में कि एक प्रेमचंद ऐसे क्या है, पहले लेखक है, पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रुमायनीति के धुंधलके, रुमायनीति यहाँ क्या हो गया, जो प्रेम प्रसंग होते हैं
जिनमें प्रेम की रचनाएं हैं, प्रेम प्रसंग की रचनाएं लिख रखी है, उसकी बात करें कि इस चीज़ से परे उठकर समाज के लिए जो कार्य किए थे वो पहले प्रेमचंद ही प्रतिष्ठित माने जाते हैं। यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी है। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू मिश्रित है भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ क्या है आई है। बात आई ना ध्यान में। उनका आरंभिक तथा साहित्य कल्पना संयोग और रोमानित के ताने बाने से बुना गया था। जब इन्होंने साहित्य क्षेत्र में कदम रखा था, साहित्य में लिखना शुरू किया था, उस समय तो इनकी रचनाओं में क्या था, क्या आधार था? कल्पना और कल्पना, संयोग और रुमानी थे कि कल्पना के आधार पर भी लिखा था और रुमानी थी कि प्रेम प्रसंग युक्त क्या है रचनाएं थी। लेकिन देखिए, एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया, वो एक ही स्तर पर आगे रुके नहीं थे। पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में क्या है सामने आए थे। बात आई ना ध्यान में। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने क्या है की है। बात आई ना ध्यान में कि ये आदर्श के मार्ग पर प्रतिष्ठित थे। फिर देखिए, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। ये कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए समस्याओं को, अंतर्विरोध को अनंतः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। यहाँ मनोवांछित क्या है? मन चाहा जो समाधान होता है वहाँ तक इनकी रचनाएं अपन को क्या है पहुँचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा जो कि अपन पढ़ेंगे आदि कहानियाँ ऐसी ही है। बाद की उनकी रचनाओं में ये आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर क्या है उदाहरण है। भाई प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में जो भी अनुभव किया था, जो भी समाज में उन्होंने भोगा था, वो सारा उन्होंने अपने साहित्य रचनाओं के माध्यम से समाज के सम्मुख क्या है प्रस्तुत किया है। बात आई ना ध्यान में कि प्रेमचंद साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने जितना भी कार्य किया था वो कोई कल्पना के आधार पर नहीं लिखते हुए क्या किया, इन्होंने अपने जीवन में जो भी अनुभव इन्होंने लिए थे, भले ही तो स्वतंत्रता के आंदोलन के समय ये गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में जुड़े थे, या इन्होंने अपना बचपन अभावग्रस्त जिया था, या समाज की कोई कुरीतियाँ हैं बहुत सारी ऐसी है कि दलितों पर के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, मजदूरों पर अत्याचार हो रहा था, किसानों पर अत्याचार हो रहे थे, स्त्री पर अत्याचार हो रहे थे। ऐसे इन्होंने जितने भी अनुभव अपने जीवन में लिए थे वो सारे के सारे क्या किया, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के सम्मुख क्या है प्रस्तुत किया है। ऐसी इनकी रचनाओं में क्या है विशेषता अपन को मिलती है, यथार्थ परकता है, कल्पनाशील नहीं है इनकी रचनाएं। सब कुछ जो इन्होंने आँख को देखा था, जो इन्होंने समाज में झेला था, जो जिया था, वो ही सारा क्या है समाज के लोगों के सम्मुख अपने साहित्य के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया है। अब आगे देखिए, यदि यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा है। अब तक अपन ने क्या पढ़ा था, प्रेमचंद के बारे में पढ़ा था, है ना, कि प्रेमचंद का परिचय ले लिया, इनका जन्म है, इनकी मृत्यु, जन्म स्थान, इनका बचपन का नाम, माता पिता, या इनकी शिक्षा दीक्षा है जो बीए तक इन्होंने की है, और जीवन यापन करने के लिए इनको अपनी शिक्षा का क्षेत्र छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। लेकिन नौकरी में भी वो बहुत ज़्यादा समय तक टिके नहीं रहे थे। कारण क्या है कि असहयोग आंदोलन से जुड़ने के कारण इनको सरकारी विभाग की नौकरी क्या है छोड़नी पड़ी थी, ऐसा अपन ने पढ़ा। और इन्होंने अपने साहित्य के क्षेत्र में अनेक, ये नहीं है कि जो इनका लिखने का तरीका था वो इन्होंने उसमें बदलाव नहीं किया, दिन प्रतिदिन उन्होंने प्रगति करते हुए अपने साहित्य क्षेत्र को आगे ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। अब यहाँ अपन बात करते हैं, देखिए
सर्वप्रथम अपना जो पाठ है नमक का दरोगा, तो पाठ पढ़ते हैं। पाठ परिचय क्या है? अब तो कभी लेखक परिचय पढ़ा था, अब पाठ परिचय देखिए। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा, ठीक है, इनका प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। ठोस उदाहरण जो होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले तो ये धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों से किया गया है। अब नमक का दरोगा, यहाँ दरोगा कौन है? मुंशी बंशीधर है। वो किसके विरोध में खड़ा हो रहा है? पंडित अलोपीदीन, ठीक है। ईमानदार, कर्मयोगी और मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल क्या है? करा देता है। बात आई क्या ध्यान में? जब पंडित अलोपीदीन कोई भी प्रयास करके बंशीधर को अपने वश में नहीं कर पाता है, तो उसका जोर क्या है? यही कि उसको नौकरी क्या है? छुड़वा देते हैं। फिर देखिए, वे सरकारी महकमे यहाँ क्या है? विभाग की बात हो रही है कि महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर भी नियुक्त करते हैं। अब यहाँ कहानी क्या है? चेंज हो रही है। पहले क्या चलता है नमक के दरोगे में कि ये जो मुंशी बंशीधर है ये दरोगा है और नमक विभाग पर क्या है? इनकी ड्यूटी लगी हुई है, ये नमक विभाग को संभालते हैं। लेकिन अलोपीदीन क्या करते हैं? चोरी करके नमक को क्या है? सप्लाई करते हैं, बेचते रहते हैं। लेकिन बंशीधर जी क्या है? बड़े ही ईमानदार व्यक्ति है, कर्तव्यनिष्ठ है, वो उनका विरोध करते हैं। तो जब विरोध करते हैं तो बदला लेने के लिए क्या करते हैं? पंडित अलोपीदीन क्या करके इनको नौकरी से बर्खास्त करवा देते हैं। लेकिन अंत में समाज में बुरी भावनाएं ना फैले, इसलिए प्रेमचंद ने क्या किया? अपनी कहानी में परिवर्तन करते हुए पंडित जो अलोपीदीन है उनका हृदय परिवर्तन कर दिया है। वो भी सच्चाई के मार्ग पर चलने लग गए हैं। एक समय ऐसा रहता है कि पंडित अलोपीदीन बंशीधर को नौकरी से ही बर्खास्त करवा देते हैं, लेकिन दूसरे ही समय में वो अपनी संपूर्ण जायदाद का क्या है? मैनेजर भी उन्हीं को बना देते हैं। तो अब देखिए, बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी से निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना की है कि वह आपको सदैव वह नदी के किनारे वाला बेमूर्त उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा क्या है? बनाया रखे। बेमूर्त क्या हो गया? जिसमें सील और संकोच ना हो, क्योंकि संकोच होता तो वो कभी भी अलोपीदीन का विरोध क्या है? नहीं कर सकते थे। फिर देखिए, कहानी के इस अंतिम प्रसंग में पहले तक समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। बात आई ना कि जब कहानी का शुरुआत है उसमें चारों तरफ क्या है? भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है और भ्रष्टाचार को सब जगह क्या है? स्वीकार्यता भी मिलती रहती है। अर्थात इसलिए इन लोगों का जो भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचारी है, उनका मनोबल भी क्या है? बढ़ता जाता है। लेकिन फिर देखिए, ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी में बहुत बड़ी इस कहानी की क्या है? खूबी है। अगर ईमानदार व्यक्ति है ना, वो निहत्था पड़ जाता है, क्योंकि क्या है? वो अकेला महसूस करने लगता है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहता है। जब एक तरफ सब जो लोग झूठ के आधार पर, पैसों के आधार पर, रुपयों के आधार पर क्या करते हैं? रिश्वत के आधार पर सब कुछ करने के लिए, अन्याय कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब इनका विरोध करने के लिए कोई व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति खड़ा रहता है तो वो स्वयं को अकेला ही क्या है? पाता है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे तो समाज में बुराइयां व्याप्त हो जाएगी। एक के बाद लोगों का हौसला और बढ़ने लग जाता है, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। बात आई समझ में कि अगर ऐसी भावनाएं समाज में व्याप्त होगी तो क्या होगा? समाज में भी दुर्व्यवहार,
और ऐसे अत्याचार फैलने लग जाएंगे, भ्रष्टाचार फैलने लग जाएगा और कोई ईमानदारी व्यक्ति की वैल्यू भी नहीं रह जाएगी। इसका सुधार करने के लिए उन्होंने अपने कहानी में क्या है, परिवर्तन किया है। मानव चरित्र पर वे हमारा विश्वास क्या है, उठ जाता है। हमारे चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र क्या है, आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से है, इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ क्या है, होता है। बात आई ना ध्यान में कि अंत में सत्य की जीत हुई है। भले ही सर्वप्रथम पंडित अलोकुद्दीन मुंशी बंशीधर का विरोध करते हैं, उनके क्या है, पक्ष में न होकर विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। वो उनको रिश्वत देने पर आ जाते हैं। जितने प्रयास होते हैं वो करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं तो वो अपने धन बल के माध्यम से क्या करते हैं, मुंशी बंशीधर को उनकी नौकरी से बर्खास्त करवा देते हैं, सरकारी विभाग से उनको बर्खास्त करवा देते हैं। लेकिन अंत में समाज में बुराई व्याप्त न हो, अच्छा संदेश जाए, इसलिए अंत में पंडित अलोकुद्दीन भी क्या है, सत्य की ओर जागृत हो जाते हैं और मुंशी बंशीधर के घर जाकर उनसे माफ़ी मांगते हुए अपनी संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं, ताकि कहानी के अंत में सत्य की जीत का क्या हो, साथ देता हुआ दिखाई दे। अंत क्या है, सत्य की जीत हो। इसलिए समाज में भी क्या है, सत्य का मार्ग अपनाने वाले लोग क्या है, सत्य के मार्ग को अपनाएं, सत्य का क्या है, संदेश फैलाए। इसलिए इन्होंने क्या है, कहानी के अंत में जो भ्रष्टाचार फैल रहा था उसको समाप्त करते हुए ईमानदारी को यहाँ क्या है, व्यवस्थित रूप से प्रकट किया है। बात आई ध्यान में। तो पहले अपन ने मुंशी प्रेमचंद का परिचय पढ़ा था, अब अपन ने पाठ परिचय पढ़ा है कि इस चैप्टर में है क्या। नमक विभाग का जो दरोगा नियुक्त है वो बड़ा ही क्या है, उदंड है, धर्मनिष्ठ है ना, बड़ा ही ईमानदार है। लेकिन जब रिश्वत होती है, जब भ्रष्टाचार फैलता है, तो यहाँ ईमानदारी व्यक्ति भी अकेला क्या है, खड़ा पाता है। लेकिन अंत में तो एक दिन क्या है, सत्य की ही जीत होती है। इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या है, चैप्टर आगे से पढ़ेंगे। आज अपन ने लेखक परिचय और पाठ परिचय किया है। कुछ कोई शब्दार्थ आए तो मैंने आपको बताए भी है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत है, तो अपन लाइव क्लास में इसका सॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे। तो 11th क्लास में समझती हूँ कि आज अपन बैठ के प्रेमचंद का परिचय और पाठ परिचय पढ़ेंगे, ताकि अपने एक साथ बर्डन ना हो। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, चैप्टर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।